हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिंग जू, लिu जियान, डोंगमी और बाकी सभी लोग होली सिटी लॉर्ड के मेंशन में आ चुके थे, जहाँ पे वो सभी लोग एक साथ मिलकर होली सिटी का मुकाबला करने लगे थे। पर वो बुड्ढा जो कि ऑलरेडी अपने ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करवा चुका था, वो एक डिमोनिक बीस्ट में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता था और इसी खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन के चलते वो वहाँ पे अकेले ही उन सभी के ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन बिल्कुल एंड समय पे वहाँ पे असद तजून ने आते हुए सिटी लॉर्ड का नामो निशान ही मिटा दिया था और सिटी लॉर्ड के मरने के तुरंत बाद ही मिलिट्री एडवाइजर लिंग हू भी वहाँ पे आ गया था, जिसने अपने चेहरे को एक मास्क के जरिए छुपा रखा था, जिसे देखकर असद तजू कोर्टून में उससे कहते हैं, कौन हो तुम? क्या तुम टैलेंट सेट के डिसेबल हो? और यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सिटी लॉर्ड मेंशन की उसी डार्क रूम का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ असद तजू को इस तरह से उस मास्क वाले कल्टीवेटर को अपने एंशिएंट टैलेंट सेट का डिसेबल कहते हुए देखकर तो वहाँ पे चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था। किसी को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर असद तजू ये क्या कह रहे हैं। भला ये एंशिएंट टैलेंट सेट का डिसेबल कैसे हो सकता है, जो कि दिखने में इतना ज्यादा क्रूअल है। वहीं इस नाटे को लिंग हुई तोड़ते हुए वहाँ पे असद तजू से कहता है, अगर मैं एंशिएंट टैलेंट सेट का डिसेबल हूँ भी तो क्या हुआ, ये जानने से पहले तो तुम सभी लोग यहाँ पे मरने वाले हो। और ये कहकर वो वहाँ पे जल्दी से अपने मैजिक वेपन को बाहर निकालकर उसके अंदर अपना डेडली ऑरा इंजेक्ट करते हुए असद तजू और बाकी सभी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। लेकिन वो वहाँ पे अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए असद तजू के ऊपर हमला कर पाता। उससे पहले ही लिंग जू ने वहाँ पे बीच में आते हुए न सिर्फ अपने डिवाइन स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को रोक दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसे उठा के पीछे भी फेंक दिया था। लेकिन लिंग हू जल्दी से खुद को संभाल कर दोबारा वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होते हुए उन सभी से कहता है, बच्चों तुम जाने में ही बहुत ज्यादा गलत जगह पे आ चुके हो। ये होली सिटी है इस दुनिया की सबसे खतरनाक जगह, क्योंकि ना तो यहाँ पे किसी रूल को फॉलो किया जाता है और ना ही किसी रूल को माना जाता है। और ये कहकर उसने दोबारा वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जाकर लिंग जू के ऊपर ही हमला कर दिया था। पर लिंग जू ने वहाँ पे सेम पहले की ही तरह अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ उसके अटैक को रोक लिया था, बल्कि दोबारा उसे उठा के वहाँ पे पीछे फेंक दिया था, जो देखकर तो अब धीरे धीरे मिलिट्री एडवाइजर लिंग हू को गुस्सा भी आने लगा था। वहीं वो वहाँ पे होली सिटी के बारे में आगे बताते हुए उन सभी लोगों से कहता है, होली सिटी के अंदर आते तो लोग अपनी मर्जी से हैं, लेकिन उन्हें यहाँ से जाने के लिए मेरी परमिशन लेनी पड़ती है। यानी कि एक बार जो कोई भी गलती से यहाँ पे आ जाता है, वो कभी भी यहाँ से जिंदा लौट कर वापस नहीं जा पाता। और जो लोग यहाँ पे गलती से बच भी जाते हैं, उन लोगों की जिंदगी भी नरक से बदतर हो जाती है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने वेपन के एक खास टेक्निक को परफॉर्म करते हुए दोबारा लिंग जू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था, जहाँ पे लिंग जू भी दोबारा अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक का मुकाबला करने लगा था। जबकि मिलिट्री एडवाइजर लिंग हू वहाँ पे उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे कहने लगा था, जानते हो यहाँ पे आने वाले लोगों को मैं किस तरह से सजा देता हूँ? सबसे पहले मैं उन्हें गर्म तेल में डालकर उन्हें तब तक बॉयल करता हूँ जब तक उनकी सभी हड्डियां गल नहीं जाती, और उसके बाद उनकी बॉडी को रिफाइन करते हुए उनकी बॉडी के हर एक पार्ट को अलग अलग करके काट देता हूँ। हालांकि मिलिट्री एडवाइजर वहाँ पे ये सब लिंग जू को डराने के लिए कह रहा था, लेकिन उसकी इन सारी बातों को वहाँ पे लिंग जू के ऊपर तो कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। जबकि असद तजू के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे उसकी इन सारी बातों को बहुत ही गौर से सुन रहे थे। वहीं लिंग जू तो एक बार फिर से उसके हमले को रोकते हुए दोबारा उसे उठाकर वहाँ पे पीछे फेंक देता है, जो देखकर अब की बार मिलिट्री एडवाइजर लिंग हू भी गुस्से से अपने डेडली ऑरा को अपने मैजिक वेपन के अंदर इंजेक्ट करते हुए उन लोगों से कहता है और उसे वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ घुमाते हुए एक बार फिर से उन्हें डराने के लिए कहता है, जानते हो उन लोगों को मैं कब तक तड़पाता रहता हूँ जब तक उनकी बॉडी और उनकी सोल पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। और ये कहकर वो वहाँ पे असद तजू की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, सेम तुम्हारे टैलेंट सेट की तरह। और ये कहकर लिंग हू ने अचानक से वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी बीम का इस्तेमाल करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे लिंग जू के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे लिंग जू भी वहाँ पे अपनी डिवाइन स्वॉर्ड की मदद से अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिव बैरियर लगाकर रोकने की कोशिश करने लगा था। जबकि असद तजू तो वहाँ पे उसकी सारी बातों के साथ साथ उसके सभी हमलों को भी बहुत ही गौर से देख रहे थे, जहाँ वो अटैक करते हुए असद तजू से कहता है, अगर तुमने हमारी सिटी की होली लॉर्ड को खत्म कर भी दिया है तो क्या हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलने वाला। देखो तुमने एक सिटी लॉर्ड को मारा तो तुम्हारे सामने एक और सिटी लॉर्ड आके खड़ा हो गया। यहाँ पे तुम बेशक हजारों लोगों को खत्म कर दो, लेकिन यहाँ पे सिटी लॉर्ड खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि पैलेस मास्टर के पीछे हजारों लोग मौजूद हैं और जब तक उनमें से कोई एक भी इंसान जिंदा रहेगा हमारा सिटी लॉर्ड जिंदा रहेगा। और जब तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक यहाँ पे लोगों के दिल नहीं बदल जाते। पर यहाँ पे तो लोगों के दिल पूरी तरह से काले हो चुके हैं। और ये कहकर लिंग हू ने वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए बहुत ही कूल तरीके के साथ अपने मैजिक वेपन को अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर दिया था, जो कि उसके सबसे खतरनाक हमलों में से एक था। और वो वहाँ पे अपने वेपन्स की मदद से उनके ऊपर हमला करते हुए उनसे कहता है, जानते हो होली सिटी का दूसरा मतलब क्या है? काले दिल के लोग। यहाँ पे सारे काले दिल वाले लोग रहते हैं, जो कि किसी को भी कभी भी मारने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचते। और जब तक ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे, कोई भी कभी भी होली सिटी को नहीं बदल सकता। हालांकि लिंग हू का यह अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, पर लिंग जू और हाउ जियान ने वहाँ पे अपने कंबाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लिया था, जिसके साथ टकराते ही न सिर्फ लिंग हू का वो अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, बल्कि उसी के साथ साथ वो खुद भी वहाँ पे उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरा था। और वो कमीना तो अभी तक भी वहाँ पे हार मानने को तैयार नहीं था। और अब तो वो वहाँ पे खड़ा होकर डायरेक्ट अपनी मौत को ही दावत देते हुए असद तजू से कहता है, तुम तो इन सभी में से सबसे ज्यादा ताकतवर हो ना, तो तुम आगे बढ़ते हुए मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं करते? क्यों, क्या हो गया? कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा? लेकिन जब असद तजू फिर भी उसकी बातों के ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, तो वो वहाँ पे असद तजू को और ज्यादा भड़काते हुए उनसे कहता है, अगर तुम में इतनी ज्यादा हिम्मत है तो आकर मुझे मार के दिखाओ, या फिर तुम ऐसे ही फेक ऑरा लेकर चलते हो जिसका कोई भी फायदा नहीं
नहीं है। तुम्हारे ये सो कॉल्ड डिसेबल्स उस फेक ऑरा को लेकर तुमसे जरूर डरते होंगे, लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं तुमसे नहीं डरता। और ये कहकर वो वहाँ पे सीधा सीधा अपनी मौत को ललकारते हुए कहता है कि क्या हो गया, अब आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। ये मत कहना कि अब तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। पर इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी बकवास कर पाता। हम देखते हैं कि चाओ फेंग ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर उसे काफी ज्यादा पावरफुल थप्पड़ मार दिया था, जिसके इफेक्ट की वजह से ना सिर्फ वो वहाँ पे लड़खड़ा गया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसका फेस मास्क भी वहाँ पे उसकी फेस के ऊपर से हट गया था, जो देखकर चाओ फेंग भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया। वहीं चाओ फेंग को अचानक से इस तरह से एक्शन देते हुए देखकर तो सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आज तक चाओ फेंग ने कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया था। और उन सभी में से सबसे ज्यादा हैरान तो वहाँ पे लिंगजू दिखाई दे रहा था, जबकि लिंगू वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह से थप्पड़ मारने की। लेकिन ये कहते कहते ही अचानक से लिंगू को वहाँ पे एहसास होता है कि उसके फेस के ऊपर लगा हुआ फेस मास्क तो वहाँ पे हट चुका है। और ये पता चलते ही लिंगू वहाँ पे काफी ज्यादा एम्बैरेस दिखाई देने लगा था, जो देखकर चाओ फेंग भी वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है क्या तुमने वाकई ये सोच लिया था कि अगर तुम अपने फेस के ऊपर मास्क लगा लोगे तो मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी। बेवकूफ कहेंगे, मैं तो तुम्हें हजारों की भीड़ में तुम्हें सिर्फ तुम्हारी आवाज से ही पहचान सकती हूँ। मिस्टर लिंगू, मैंने ठीक कहा ना। चाओ फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिलिट्री एडवाइजर भी वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है कि कौन सा लिंगू, काय का लिंगू, मैं कोई लिंगू नहीं हूँ, वो न जाने कब का मर चुका है। तुम्हारे सामने खड़ा हुआ ये इंसान बस होली सिटी का मिलिट्री एडवाइजर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं वो खतरनाक इंसान हूँ जो कि अब तक होली सिटी के अंदर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। और ये कहकर दोबारा वो वहाँ पे अपने डेडली मैजिक वेपन का इस्तेमाल करते हुए चाओ फेंग के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि ये सब बस वो वहाँ पे चाओ फेंग को खुद से दूर करने के लिए कर रहा था। वहीं चाओ फेंग उसके अटैक को अपने सिर्फ एक ही हाथ के साथ रोककर दोबारा उसे वहाँ पे थप्पड़ मारते हुए कहती है, अब तुमने अगर यहाँ पे ये मिलिट्री एडवाइजर वाली बकवास की तो मैं तुम्हें यही के यही मौत के घाट उतार दूंगी, क्योंकि मैं किसी मिलिट्री एडवाइजर को नहीं जानती। मुझे तो बस वो छोटा सा बच्चा याद है जो कि कहने के लिए रोते हुए मेरे पास आया करता था। मैं उस लिंगू को जानती हूँ जो छोटी छोटी चींटियों से भी डरा करता था, और जब मैं उसका हाथ पकड़ती थी तो मेरा हाथ पकड़कर उनके आगे आगे भागा करता था। और ये कहते कहते चाओ फेंग उसे वहाँ पे एक और थप्पड़ मार देती है। मुझे तो वो इंसान याद है जिसने एक बार मुझे बचाने के लिए एक बहुत बड़े हमले को अपने ऊपर ले लिया था, और उसमें वो खुद इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था कि उससे हिला भी नहीं जा रहा था। लेकिन उसने ये सब मेरे सामने शो नहीं किया था, और अगले 1 महीने तक लगातार मुझसे छुपकर अपना इलाज करवाता रहा था, ताकि मुझे उसकी इंजरी के बारे में पता ना चल सके। और ये कहकर चाओ फेंग वहाँ पे रोते रोते दोबारा उसे थप्पड़ मार देती है। ये सीन अब वहाँ पे थोड़ा इमोशनल हो गया था, और जब वो वहाँ पे अपने हाथों को देखती है तो उसे वहाँ पे काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था कि वो अपने इन्हीं हाथों से अपने जान से भी प्यारे भाई को मार रही है। लेकिन उसे वहाँ पे सब कुछ दोबारा से याद दिलाना भी जरूरी था, इसलिए चाओ फेंग अपने दिल के ऊपर पत्थर रखते हुए दोबारा उसे वहाँ पे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। वहीं लिंगू भी चुपचाप वो सारे थप्पड़ खाए जा रहा था। वो भी वहाँ पे चाओ फेंग की तरह काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहा था। लेकिन अब की बार हम देखते हैं कि लिंगजू जल्दी से बीच में आते हुए चाओ फेंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर बहुत हो गया, अब बस भी करो। लिंगजू कैसा कहते ही हम देखते हैं कि चाओ फेंग भी वहाँ पे इमोशनल होते हुए खुद को रोक देती है, लेकिन उसके आंसू थे कि अभी तक भी वहाँ पे बहते जा रहे थे, क्योंकि चाओ फेंग का बचपन से ही लिंगू के साथ काफी ज्यादा गहरा बॉन्ड था। वो हमेशा उसे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती थी, और सेम लिंगू भी उसे अपनी बड़ी बहन मानता था, इसलिए वो भी वहाँ पे चाओ फेंग के आंसू को नहीं देख पाता, और वो जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके आंसू को साफ करने की कोशिश करता है। लेकिन अब बेचारी लिंगू के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो अपनी बड़ी बहन चाओ फेंग को छू भी पाता, और उसे सबसे बड़ा गिल्ट था कि वो अपने टैलेंट सेट को बचा नहीं पाया था। इसलिए वो वहाँ पे अपने उन्हीं हाथों को देखकर गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, टैलेंट सेट मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते खत्म हो गया, और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, और उन सभी लोगों को अपनी आंखों के सामने मरने दिया ताकि वो सभी लोग मेरी रक्षा कर सके। असल में लिंगू भी उस समय एक छोटा बच्चा था, इसलिए टैलेंट सेट के अंदर किसी ने भी उसे फाइट के अंदर हिस्सा नहीं लेने दिया था, और इस बात का गम उसे आज तक था। और ऊपर से वो टैलेंट सेट के खत्म होने का कसूरवार भी खुद को ही समझता था। और ये सब कहकर लिंगू वहाँ पे इमोशनल होते हुए दोबारा अपने फेस मास्क को उठाकर वहाँ पे चाओ फेंग से कहता है, टैलेंट सेट तो नेक दिल इंसानों का सेक्ट है, पर मैं पिछले हजारों सालों से इतना ज्यादा बुरा बन चुका हूँ कि मैं न जाने कितने ही लोगों की जान ले चुका हूँ। अब तो मेरे ये हाथ खून से रंग चुके हैं, इसलिए मैं तो ऑलरेडी टैलेंट सेट से बाहर हो चुका हूँ, और सच कहूँ तो मैं टैलेंट सेट का डिसेबल होना डिजर्व भी नहीं करता। वो तो महान लोगों का सेक्ट है जिन्होंने अपने सेट को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था, और मैं बस उन सभी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ ही देखता रहा था, क्योंकि मैं हूँ इतना ज्यादा बुरा इंसान है। और उसके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि उसके ऊपर वो डेडली ऑरा दोबारा से हावी होने लगा था। वो दोबारा अचानक से गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए उनसे कहता है, पर जानते हो तुम लोग, मैं चाहे जितना भी ज्यादा बुरा था, लेकिन मैं गलत नहीं था, ना तो मैं पहले गलत था और ना ही अभी हूँ। वो लोग जिन्होंने टैलेंट सेट को खत्म किया था, मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलते हुए जाकर उन सभी को मौत के घाट उतारूंगा, पर अब जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता मैं बिल्कुल भी शांत नहीं बैठने वाला। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, और वो है टैलेंट सेट के गद्दारों से अपना बदला लेना, और तब तक मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा वो मरेगा। तुम सभी लोग भी अब मेरे लिए आउटसाइडर्स की तरह हो, इसलिए अब मैं यहाँ पे तुम सभी को भी मौत के घाट उतार दूंगा। और ये कहकर लिंगू वहाँ पे बिल्कुल डेविल्स की तरह जोर जोर से हंसने लगा था, और उसकी हंसी इतनी ज्यादा डरावनी थी कि अगर कोई नॉर्मल कल्टीवेटर उसे सुन लेता तो वो तो उसी पल वहाँ पे गिरकर बेहोश हो चुका होता। वहीं लिंगू अपनी कमीनी मुस्कान के साथ उन सभी से कहता है, अब तुम में से यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। और अभी वो वहाँ पे इसी तरह से अपनी कमीनी हंसी हंसते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि चाओ फेंग दोबारा आगे बढ़ते हुए जाकर उसे एक थप्पड़ मार देती
देती है और ये वाला थप्पड़ बेचारे लिंगू को इतना ज्यादा जोर का लगता है कि वो उड़ते हुए सीधा पीछे जा गिरा था। और ये थप्पड़ मारने के साथ ही वो वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि अपनी ये सारी बकवास बंद करो, वरना मैं भी तुम्हें यहाँ पे नहीं बचा पाऊंगी। वैसे तो तुम ऑलरेडी इतनी ज्यादा बकवास कर चुके हो कि मुश्किल है कि अब ऐसा तजू तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़े। हाउसियन ये सब देखकर वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहता है, अगर ये एंशिएंट टैलेंट सेट का डिसेबल है तो जब हम लोग इसके साथ फाइट कर रहे थे तो उस समय इसने हमारे साथ फाइट बैक करते हुए टैलेंट सेट की स्किल्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया था, और अब जब ये खुद को यहाँ पे टैलेंट सेट का हिस्सा मानता ही नहीं है तो हम इसे यहाँ पे खत्म क्यों नहीं कर देते। हाउसियन की ये बात सुनकर मिचू वहाँ पे उसके पास आते हुए उससे कहती है, बेवकूफ कहीं के चुप करो, अगर ऐसा तजू ने इसे खत्म करना होता तो वो कब के इसे खत्म कर चुके होते, और अब तक अगर ऐसा तजू ने इसे नहीं मारा तो इसका मतलब है कि वो इसे जिंदा छोड़ने वाले हैं। और जानते हुए इसे जिंदा क्यों छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ऐसा तजू को सिर्फ धोखेबाजों से नफरत है, तो इसने तो टैलेंट सेट को कोई भी धोखा नहीं दिया, इसलिए ऐसा तजू इसे मारने नहीं वाले बल्कि इसकी मदद करने वाले हैं। और सेम हमें भी इससे अपने टैलेंट सेट के ब्रदर की तरह इसकी मदद करनी होगी। वहीं लिंगजू भी चाओ फेंग के इस खतरनाक रूप को देखकर घबराते हुए कहता है, अगर सीनियर सिस्टर इसे यहाँ पे इसी तरह से मारती रही तो मुझे तो डर है कि ये माफी मांगने से पहले ही यहाँ पे मारा जाएगा। और ये कहकर लिंगजू वहाँ पे ऐसा तजू से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर अब तुम्हें यहाँ पे कुछ करना होगा, या इसे खत्म कर दो या फिर इसे यहाँ पे माफ कर दो, पर जल्दी से जल्दी इस मैटर को यहाँ पे खत्म करो। अब अपने बड़े भाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजू भी उसे वहाँ पे कोल्ड लुक देते हुए आगे आ जाते हैं, जहाँ पे वो अपनी डिवाइन एनर्जी के एक छोटा सा टुकड़ा लिंगू की बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जो कि जैसे ही लिंगू की बॉडी के अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे लिंगू की बॉडी ऊपर हवा में उठने लगी थी, और उसी के साथ साथ उसके सारे कपड़े भी वहाँ पे जल गए थे। जहाँ जैसे ही उसके कपड़े जलते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि उसका पूरा शरीर बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में था, जिसे देखकर ऐसा तजू वहाँ पे उन सभी को बताते हैं कि ना सिर्फ इसकी मरीजनेस और वेंस पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, बल्कि उसी के साथ साथ इसकी कल्टीवेशन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और ये कहकर ऐसा तजू वहाँ पे कोर्ट रूम में लिंगू से कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर लगा हुआ हर एक जख्म चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है कि तुमने एंशिएंट टैलेंट सेट को धोखा नहीं दिया था। मैं जानता हूँ तुम्हें इस बात का बहुत ही ज्यादा पछतावा है कि तुम उस समय टैलेंट सेट के डिसेबल्स की कोई भी मदद नहीं कर पाए थे, इसलिए तुम इस सब का कसूरवार खुद को समझते हो। और जो तुम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि तुम अपने इन हाथों से हजारों लोगों की जान ले चुके हो, तो वो सारे लोग भी इवल कल्टीवेटर्स थे जो कि मासूमों के ऊपर अत्याचार करते थे। वो सभी लोग भी तुम्हें अपने टैलेंट सेट के दुश्मन की तरह दिखाई देते थे, इसलिए तुमने उन सभी को इतनी बुरी मौत दी। अब ऐसा तजू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ऐसा तजू के सभी डिसेबल्स के फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी, और डोंगमी तो वहाँ पे ठरकी बुड्ढों की तरह अपनी डाली में हाथ फेरते हुए कहता है, तो फाइनली ये मैटर खत्म हो ही गया। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाओ फेंग तो अभी भी वहाँ पे काफी ज्यादा डरी हुई दिखाई दे रही थी, और वो वहाँ पे अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर ऐसा तजू से सवाल करते हुए पूछती है, तो मास्टर अब आप इसके साथ क्या करने वाले हैं। जिस पे ऐसा तजू वहाँ पे लिंगू की तरफ देखते हुए कोल्ड टून में उससे कहते हैं कि अब से और अभी से मैं तुम्हें, और ये कहकर ऐसा तजू वहाँ पे खामोश हो जाते हैं, जो सुनकर तो सभी लोगों की दिल की धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थी। ये सोच करके अब ऐसा तजू वहाँ पे क्या फैसला सुनाएंगे, तो ऐसा तजू वहाँ पे लिंगू से कहते हैं, तो अब से और अभी से मैं तुम्हें अपने टैलेंट सेट से बाहर निकाल कर आजादी देता हूँ। ऐसा तजू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन लिंगू के फेस के ऊपर तो एक स्माइल आ चुकी थी। वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए ऐसा तजू से कहता है कि बहुत अच्छा, मैं ऐसे ही कोई सजा डिजर्व करता था, वैसे भी मेरे जैसा एक घटिया इंसान है टैलेंट सेट का डिसेबल होना डिजर्व भी नहीं करता था। अच्छा है अब मैं टैलेंट सेट के नाम के बगैर मरूंगा, ताकि कम से कम टैलेंट सेट की बेइज्जती तो ना हो सके। लिंगू की इन सारी बातों ने तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी को ही इमोशनल कर दिया था, पर ऐसे तजू के फैसले के खिलाफ जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। पर फिर भी हम देखते हैं कि लिंगजू वहाँ पे किसी तरह से हिम्मत जुटा करे ऐसे तजू को समझाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ऐसे तजू वहाँ पे कोल्ड टून में लिंगहू से कहते हैं कि आज से और अभी से तुम लिंगजू के अंडर काम करोगे, और उसके अंडर काम करते हुए तुम्हें 10 एवोल्यूशंस के साथ साथ 8 डिफिकल्टीज का भी मुकाबला करना होगा। ये सब झेलने के बाद मैं तुम्हें दोबारा अपने टैलेंट सेट में ले लूंगा। अब ऐसा तजू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि लिंगू के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इवन चाओ फेंग तो वहाँ पे खुश होते हुए ऐसा तजू के सामने अपना साथ झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करती है, जबकि लिंगू तो वहाँ पे इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था कि खुशी के मारे उसके वहाँ पे आंसू निकलने लगे थे। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि लिंगयू भी आगे बढ़कर वहाँ पे ऐसा तजू से सवाल करते हुए उनसे पूछती है, ऐसा तर आखिर आपके कहने का मतलब क्या था, मैं सही से समझ नहीं पाई। जिस पर ऐसा तजू कोल्ड रूम में उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि इसकी बॉडी और बोन्स बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारे अंडर काम करे, ताकि इसे पता चल सके कि आउटसाइड वर्ल्ड कितना ज्यादा क्रूअल है और उसमें सर्वाइव करना कितना ज्यादा हार्ड है। इसी बीच तुम्हारे अंदर काम करते हुए धीरे धीरे इसकी बॉडी और बोन्स पहले की तरह बिल्कुल ठीक होने लगेंगी। और ये कहकर ऐसा तजू वहाँ से जाते हुए लिंगहू से कहते हैं, मैं तुम्हें बस आगे का रास्ता ही दिखा सकता था, अब उसके ऊपर चलना ना चलना तुम्हारे ऊपर है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि अब तुम पूरी तरह से फ्री हो, इसलिए अब अगर तुम यहाँ से जाना भी चाहते हो तो जा सकते हो, फैसला तुम्हारे ऊपर है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एटीएलएम के इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस की मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो नशेड़ी टैंक जोन थी अभी तक वाइन ही पी रहा था, और उसके वाइन पीते पीते ऐसा तजू ने होली सिटी का खेल ही खत्म कर दिया था। और यही खबर लेकर उसका मैसेंजर टैंक भी
भी वहाँ पे पहुंचा हुआ था और उसने मास्टर जुनजी को वहाँ पे होली सिटी की सिचुएशन के बारे में भी समझा दिया था, जो सुनकर वो भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है। तो इस सब के पीछे मिलिट्री एडवाइजर का हाथ था। उसने जानबूझकर अपनी आंखों के सामने सिटी लॉर्ड को मरने दिया ताकि वो आगे आकर उनकी पोजीशन को संभाल सके। और अब जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो टियानियन एसोसिएशन के अंदर मेरी पोजीशन को भी हथियाने की कोशिश करेगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसे जितना खुश होना है होने दो। आफ्टर ऑल हमने ही तो उसे बनाया था, इसलिए हम जब चाहे उसे दोबारा खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि उसे इतना ज्यादा हौसला मिल कहाँ से रहा है? क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो पिछले काफी लंबे समय से इसकी प्लानिंग कर रहा होगा। और सिर्फ वही नहीं, बाकी सिटी के लीडर्स भी तो मेरी पोजीशन को हथियाना चाहते हैं और इसके लिए टियानयुआन की मीटिंग उनके लिए सबसे बड़ा मौका होने वाला है। उसके अंदर वो लोग मुझे गिराने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जिसपे मैसेंजर टैंक भी वहाँ पे परेशान होते हुए अपने मास्टर से कहता है, मास्टर जब आपको पता है कि टियानयुआन मीटिंग के अंदर वो लोग आपके खिलाफ जाने वाले हैं तो आपको नहीं लगता कि आपको पहले से ही उसके लिए सावधान होना चाहिए? क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो सभी लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे आने वाले हैं। अपने उस मैसेंजर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जोन्सी एक और लोग के साथ उसकी तरफ देखता है, जो देखकर बेचारा मैसेंजर टैंक वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गया था और वो वहाँ पे घबरा कर उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था, तो पैलेस मास्टर बताइए क्या हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं या नहीं, ताकि मैं आगे की तैयारी कर सकूं। मेरे ख्याल से तो आपको वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जिसपे वो नशेड़ी मास्टर अपनी जगह पे खड़ा होकर वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए अपने मैसेंजर से कहता है, ऑफ कोर्स मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। मैं भी तो देखूं कि आखिर मेरे दुश्मन कितने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, जो वो लोग मेरे खिलाफ ही प्लानिंग करने लगे हैं। और ये कहकर उस नशेड़ी मास्टर ने गुस्से से वहाँ पे अपने सामने पड़ी हुई टेबल के ऊपर हमला करते हुए उसे भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद सीन चेंज होकर हमें टियानयुआन एसोसिएशन के मेन हॉल का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग लियोन सेक की हेड, ज़ुआनजिन क्लैन का हेड और लिंगयू क्लैन का हेड भी आया हुआ था, जहाँ पे वो तीनों ही बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ एक दूसरे को मिलते हुए ग्रीट करते हैं और वो तीनों ही वहाँ पे एक दूसरे को इशारा करके मेन हॉल की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि एसएटजू भी अपने सभी डिसेबल्स के साथ वहाँ पे आप पहुंचते हैं, जहाँ पे आते साथ लिंगू एसएटजू को मास्टर जुनजी के बारे में बताते हुए कहता है कि जुनजी एक बहुत ही ज्यादा कमीना किस्म का इंसान है, जो कि मुझे लगता है कि हमारे इंचेटी आइलैंड सेट के डिसेबल्स को मरवाने में शामिल था। इसलिए मैं न जाने कब से सिटी लॉर्ड के साथ मिलकर उसे मरवाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरीके से बच जाया करता था। पर अब तो सिटी लॉर्ड भी मारे जा चुके हैं और ऊपर से अब तक मैं उसके इतने ज्यादा लोगों को खत्म कर चुका हूँ कि अब तक उसे भी कहीं न कहीं शक हो गया होगा कि मैं उसके पीछे हूँ। इसलिए अब मुझे लगता है कि जुनजी भी सुधार हो चुका होगा। वहीं लिंगू की ये सारी बातें सुनते हुए एसएटजू भी एक जगह पे आकर रुक जाते हैं, जहाँ से टियानयुआन एसोसिएशन का सारा मेन हाल दिखाई दे रहा था। वहाँ पे एसएटजू बहुत ही कूल तरीके के साथ अपने हेल गॉड वाले सिंहासन को बाहर निकाल कर उसके ऊपर विराजमान हो जाते हैं और जहाँ पे आकर एसएटजू बैठे थे और टियानयुआन एसोसिएशन की मेन सीट थी, जिसके ऊपर जाकर जुनजी बैठने वाला था। अब ये देखकर तो बेचारे लिंगू भी एक पल के लिए घबरा गया था और वो वहाँ पे एसएटजू को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, एसएटर ये मेन सीट है और अगर आप यहाँ पे बैठते हैं तो सभी लोग यहाँ पे हमारे खिलाफ हो जाएंगे। जिसपे लिंगू वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, चिंता मत करो, मेरा छोटा भाई सबको सोच समझ कर करता है। अगर वो यहाँ पे आकर बैठा है तो जरूर उसके पीछे भी उसका कोई ना कोई मकसद होगा। अब उन सभी लोगों को वहाँ पे इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में देखकर तो लिंगू को भी थोड़ा हौसला आ चुका था, इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से एसएटजू को चाय सर्व करने लगा था, क्योंकि अब वो वहाँ पे लिंगू के अंडर काम कर रहा था। इसलिए लिंगू की जगह वो वहाँ पे एसएटजू को चाय सर्व कर रहा था। वहीं एसएटजू भी मजे से चाय का कप पकड़ते हुए उसे पीने लगे थे, जबकि बाकी तीनों क्लैंस के लीडर को ये सब देखकर वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्हें वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान है कौन, जो यहाँ पे इस तरह से मेन सीट के ऊपर आकर बैठ गया है। और तभी एक सोल्जर वहाँ पे एसएटजू को देखकर चिल्लाते हुए उनसे कहता है, हे कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेन सीट के ऊपर बैठने की? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इस मेन सीट के ऊपर बैठ सको, इसलिए जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से। पर इससे आगे वो सोल्जर वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि लिंगू ने वहाँ पे अपने मैजिक वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा भयानक था कि जैसे ही जाकर उस सोल्जर को लगता है तो उस सोल्जर का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। और उन लोगों की ऐसी भयानक मौत देखकर तो अब बाकी सभी लोग वहाँ पे थोड़ा घबरा चुके थे, जो देखकर लिंगू वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है कि मैं हूँ होली सिटी का नया लॉर्ड, मैं तो क्वालिफाइड हूँ ना यहाँ पे बैठने के लिए, और बेवकूफों जिन्हें तुम यहाँ से उठाने की कोशिश कर रहे थे वो तो मेरे मास्टर हैं, जो यहाँ पे सिर्फ एक चुटकी बजाकर तुम सभी का खेल खत्म कर सकते हैं। अब ये सुनकर तो हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा चुके थे, और घबराना चाहिए भी था, क्योंकि एक तो होली सिटी एटीएलएम के अंदर सबसे ज्यादा क्रूवल और पावरफुल मानी जाती थी। ऊपर से यहाँ पे तो होली सिटी की लॉर्ड का लॉर्ड आया हुआ था, तो लोगों का घबराना तो बनता ही था। ये था वो खौफ जो एसएटजू अपने साथ लेकर चलते थे। अब सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से घबरा ही रहे थे कि तभी वहाँ पे इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के मास्टर जुनजी की एंट्री होती है, जो कि लिंगू को ये सारी बातें दूर से ही सुनता हुआ आ रहा था। और वो वहाँ पे कमीनी स्माइल के साथ उसे तंज करते हुए कहता है, कमाल है, होली सिटी का लॉर्ड चेंज हो गया और हमें पता ही नहीं चला, आखिर ये कब और कैसे हो गया? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में हमारे इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस को इन्फॉर्म करना चाहिए था? जिसपे लिंगू भी बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपने मैजिक वेपन को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, पैलेस मास्टर, होली सिटी आपकी होली सिटी तो है नहीं जो हम यहाँ पे इस तरह से आपको जवाब देते फिरे। होली सिटी के अंदर कब क्या होता है इस सब के बारे में होली सिटी खुद ही फैसला लेती है। और अब जब मैं यहाँ पे आकर कह रहा हूँ कि मैं होली सिटी का नया लॉर्ड हूँ, तो वाकई मैं नया लॉर्ड बन चुका हूँ। अब आप सभी को इसी के अकॉर्डिंग आगे सोचना चाहिए। आपसे होली सिटी लॉर्ड के सारे
सारे मैटर्स को मैं खुद संभालूंगा और आपसे भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मुझे दोबारा क्रिटिसाइज मत कीजिएगा। वही हम देखते हैं कि लिंगू की ये सारी बातें पैलेस मास्टर जुनजी को काफी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो अभी के अभी यहाँ पे लिंगू को खत्म कर देता। और ऊपर से सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे वहाँ पे इस बात से आ रहा था कि वो जूजियांग को अपना मास्टर बता रहा था। वही लिंगू को इस तरह से डायरेक्ट पैलेस मास्टर के साथ टक्कर लेते हुए देखकर तो सभी लोगों में वहाँ पे खुसर फुसर शुरू हो चुकी थी और वो सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे, ये नया होली सिटी का लॉर्ड तो काफी ज्यादा बहादुर दिखाई दे रहा है, जो कि सीधा पैलेस मास्टर की आंखों में भी आंखें डालकर बात कर रहा है। इस बार तो वाकई लगता है कि टियानयुआन मीटिंग में काफी कुछ बदलने वाला है। और ये सारी बातें पैलेस मास्टर जुनजी को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी, इसलिए वो वहाँ पे गुस्से से किंग लुआन ट्राइब के लीडर की तरफ देखता है, जो देखकर लेडी माता किंग लुआन भी वहाँ पे समझ चुकी थी कि पैलेस मास्टर जुनजी यहाँ पे चाहते हैं कि वो कोई एक्शन ले। इस बात का पता चलते ही लेडी माता किंग लुआन वहाँ पे चिल्लाते हुए लिंगू से कहती है, हम लोग तुम्हें पिछले काफी अरसे से मिलिट्री एडवाइजर की पोस्ट पे ही देख रहे हैं और आज तुम अचानक से यहाँ पे आकर ये कह रहे हो कि तुम होली सिटी के नए लॉर्ड बन चुके हो। ये तो अपने आप में ही मनमानी करने वाली बात है। हम सभी लोग ATLM का हिस्सा हैं, इसलिए तुम चाहो या ना चाहो फिर भी हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके चलते अगर हमारे सामने कोई इतना बड़ा मैटर आता है तो उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। तो अब बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुराने सिटी लॉर्ड को डरा धमकाकर खुद नया सिटी लॉर्ड बनने की। अब लेडी मास्टर किंग लुआन का साथ देने के लिए लिंगयू ट्राइब का मास्टर भी आगे आते हुए कहता है, लेडी मास्टर किंग लुआन बिल्कुल ठीक कह रही है और मैं भी यही चाहता हूँ कि सिटी लॉर्ड को चेंज किया जाए और बाकायदा तौर पर उन्हीं रूल्स को फॉलो किया जाए जो कि एक नॉर्मल सेक्ट में होते हैं। जब एक सेक्ट के अंदर नया लीडर चुना जाता है, हम लोग चाहते हैं कि होली सिटी के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हो। अब मास्टर लिंगयू के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके लोगों ने तो नारे ही लगाने शुरू कर दिए थे। अब ये देखकर ज़ुआनजिन ट्राइब भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी वहाँ पे आगे आकर अच्छा बनने का नाटक करते हुए लिंगू से कहता है, वैसे तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता था, लेकिन मेजॉरिटी तो यही कह रही है कि अगला होली सिटी का लॉर्ड रूल्स के मुताबिक ही बनना चाहिए। और माफ कीजिएगा, हम लोग तो आपके ओरिजिन के बारे में भी नहीं जानते, तो फिर हम लोग आपको होली सिटी का लॉर्ड कैसे मान सकते हैं। अब तीनों ट्राइब्स एक ही लाइन में आ चुके थे, जहाँ उनके लोग भी लगातार वहाँ पे सिटी लॉर्ड के खिलाफ नारेबाजी करने लगे थे, जो देखकर तो पैलेस मास्टर जुनजी की फेस की पर भी एक कमीनी स्माइल आ चुकी थी। यही तो वो चाहता था, सभी लोगों को लिंगू के खिलाफ करना, जो कि वो ऑलरेडी वहाँ पे कर चुका था। जो देखकर लिंगू वहाँ पे अपने मैजिक वेपन को रेडी करते हुए वहाँ पे चिल्लाकर उन सभी से कहता है, अब अगर तुम सभी लोग मुझे नया सिटी लॉर्ड बनने को तैयार नहीं हो तो अपने अपने कॉफिन में जाने के लिए रेडी हो जाओ। और ये कहकर लिंगू अकेला वहाँ पे एक साथ उन सभी के ऊपर हमला कर पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि एसेटजू ने वहाँ पे अपना डिवाइन सुप्रीम ऑरा रिलीज कर दिया था, जिसका ऑरा पर ऐसे जाकर सीधा वहाँ पे उन तीनों ट्राइब्स के मास्टर्स के साथ साथ पैलेस मास्टर जुनजी के ऊपर भी पड़ने लगा था। और ऐसा होते ही वो चारों वहाँ पे अपने अपने गुट्टों पे आ चुके थे और उनके लोग जो कि लगातार वहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे, वो तो बेचारे अपने मास्टर्स की ऐसी हालत देखकर अपनी अपनी जगह पे फ्रीज ही हो चुके थे। और तभी एसेटजू वहाँ पे कोल्ड टून में पैलेस मास्टर जुनजी से कहते हैं, तुमसे तुम्हारा ओपिनियन किसने मांगा था। और एसेटजू के ऐसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।